हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मीनेश यादव है और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में तो हम जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वो चैप्टर चल रहा है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो उसका हम जो आगे का टॉपिक है कल छोड़ दिए थे, अगले महीने की पिछली वीडियो में, वो वहीं से शुरू करेंगे। तो क्या कहाँ से पढ़ना चालू कर मतलब बचा है हमारा, तो वहीं से चालू करेंगे। तो बचा है परागण के अभिकर्मक या कारक, यहाँ से बचा था तो वो पढ़ेंगे। तो क्या दिया हुआ है परागण के अभिकर्मक या कारक? वो है पौधे पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो अजीवीय वायु एवं जल तथा एक जीवीय प्राणी कारक एजेंट का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। यानी कि जो हमारे पौधे में परागण होता है उसमें दो अजीवीय मतलब कि जो निर्जीव होते हैं, जो जिंदे नहीं होते, वो कौन है? वायु और जल। लेकिन जो जीवीय होते हैं वो प्राणी होते हैं, यानी कि कुछ जीव जंतु होते हैं, पक्षी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फिर दिया हुआ है आगे, अधिकतर पौधे परागण के लिए अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं वो जीव का उपयोग करते हैं अपने परागण को पूरा करने के लिए। फिर आगे दिया हुआ है, बहुत कम पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागकण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। मतलब कि बहुत ही कम समय है, क्योंकि मतलब वो जिंदा नहीं है, तो जल और हवा में ना बहुत ज़्यादा परागण बेस्ट होते, मतलब फालतू में चले जाते हैं। तो वो आगे बताया है, वो भी पढ़ेंगे। तो आगे क्या दिया है, इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के हास्य से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांड की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। मतलब जो परागकण है वो असंख्य में, मतलब जो बीजांड है वो बहुत ज़्यादा करेंगे। बीजांड कम होंगे लेकिन परागकण ज़्यादा पौधे मतलब वो करेंगे, क्योंकि वो हास हानि के हानि हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है, अजीवीय परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। मतलब जो अजीवीय है, वायु और जल होते हैं, उसमें जल से ज़्यादा वायु के द्वारा होता है परागण, सर्वाधिक होता है। ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी पूछा गया है, तो ये याद रख लेना। फिर आगे दिया है, इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है। याद रखना, चिपचिपाहट रहित और हल्के वायु परागण के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्योंकि ये नीट में पूछी जा चुकी है। फिर आगे है, ताकि वे हवा के झोंके के साथ संचारित हो सके, वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सके, तथा वृहद एवं प्रायः पिच्छ वर्तिकाग्र युक्त होते हैं। ये भी याद रख लेना, प्रायः पिच्छ वर्तिकाग्र युक्त होते हैं, ये भी याद रख लेना, वृहद यानी बड़े। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेना। और आगे क्या दिया है, ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागकणों को आबद्ध किया जा सके। ठीक है, फिर ये चित्र में भी दिया गया, चित्र बाद में देखेंगे, पहले आगे देख लेते हैं। वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा यानी कॉर्नकेव है, जो कि हम कल भी देखे थे और आज भी देखेंगे। अब जो फुंदने टेसेल देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका है, जो हवा में झूमते हैं ताकि परागकणों का आसानी से पकड़ सके। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। मतलब जो घास है उसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन सा परागण होता है? तो वायु परागण होता है, याद रख लेना। फिर जो हमारा चित्र था ये वाला, जो वायु परागण है हमारा, जो वायु परागित पादप संगनित पुष्पक्रम अनावृत पुंकेसर को दर्शाते हुए, ये वाला कॉर्नर के वाला है, कल भी पता था। इस चित्र में आप देख सकते हो, एक दो सेंटेंस दिया हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आगे दिया है, पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफ़ी दुर्लभ है। मतलब कि बहुत कम है। जो पानी द्वारा यानी कि जल द्वारा पुष्प पत्तों में परागण होता है वो बहुत ही रेयर है, कभी कभी होता है, नहीं तो किसी में नहीं भी होता ना, आगे बराबर समझ लो। ज़्यादातर होता है वो जल में होता है, निर्जीवों में देखा जाए तो। फिर आगे दिया है, यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है। मतलब जो 30 जाति है उसी में वंश में ही सीमित है। फिर आगे दिया है, वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में, मतलब द्विबीजपत्री में नहीं, एक बीजपत्र में ज़्यादातर देखा जाता है। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स आदि के नर युग्मकों के परिवहन संचार का नियमन साधन जल ही है। मतलब जो हमारे क्या क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें क्या क्या दिए है इसमें, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उसमें क्या है, परिवहन उनके लिए जल साधन ही है, तो उसके लिए जल के द्वारा परागण होता है। फिर यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है।
मतलब जो ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स है वो इसलिए ही केवल सीमित है, मतलब ज़्यादातर नहीं बढ़ पा रहे। क्यों बढ़ पा रहे हैं उनकी जनसंख्या? क्यों? क्योंकि वो निषेचन के लिए, नर युग्मक जो परिवहन के लिए और निषेचन के लिए जल पर ही निर्भर है, इसलिए वो ज़मीनों पे नहीं उग सकते हैं, है ना। ठीक है, उग भी जाएंगे लेकिन फिर बाद में उनकी आगे की चीज़ें नहीं बढ़ पाई। फिर हम आगे देखते हैं। आगे दिया है जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण है वेलेस्नेरिया तथा हाइड्रिला। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में पूछा गया है। क्या? जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण है, वो कौन है? वेलेस्नेरिया तथा हाइड्रिला, जो कि ताजे पानी में उगते हैं। ये भी याद रखना, कौन से पानी में उगते हैं? तो ताजे यानी शुद्ध पानी में उगते हैं। और अनेकों समुद्री जलीय घासों जैसे जोस्टेरा आदि भी है, मतलब जोस्टेरा भी है लेकिन ये क्या है? समुद्र घास है, ये भी है और जल परागित है। ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली मुकुटनी पानी के सतह पर पैदा होते हैं और इनका पराग कीटों एवं वायु से होता है, जैसा कि अधिकतर जलथलीय पादपों में होता है। मतलब जैसे कि ये पानी में होने के बावजूद भी न कीटों एवं वायु के द्वारा परागण होता है। वो किस किस में? तो इम्पोर्टेंट है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली यानी मुकुटनी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मतलब आता ही आता है नीट में, बहुत ज़्यादा देखा गया है। टेस्ट भी दे रहे होंगे तो देख रहे होंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए। फिर आगे है, एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल ग्रंथ द्वारा जल की सतह पर आ जाता है और नर पुष्प या परागकण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरणार्थ वेलेस्नेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते हैं। वेलेस्नेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपसे देख सकते हो। इसमें ये वेलेस्नेरिया वाला, ये वेलेस्नेरिया है, इसमें क्या बोला है? मादा है ये, और ये भी मादा है, ये नर है। ये बहते हुए आ जाएंगे और यहाँ पे वर्तिका ग्रह के ऊपर वो हो जाएंगे। ठीक है, फिर उनका निषेचन हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है, इन इनमें से कुछ एक संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प एवं वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घासों सी ग्रोसेस में मादा पुष्प जल के सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और पराग कणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियों के परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं तथा जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। ठीक है, जल के भीतर भी परागण होता है। फिर यदि है, इनमें से कुछ एक वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा होता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में पराग कणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। मतलब कि थैलीनुमा कुछ होगा, मतलब गीले श्लेष्मक, उनको बचाने के लिए उनके ऊपर एक कवर चढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आगे दिया है, वायु एवं जल परागित पुष्प न तो बहुत रंग युक्त होते हैं और न ही मकरंद पैदा करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो मैं बताता हूँ। इसका कारण ये है कि क्योंकि देखो, मकरंद होता है एक, वो मकरंद होता है वो एक, जैसे कि मधुमक्खी होती है एक एग्जाम्पल के लिए, तो वो भी एक परागण में आती है। तो रंग की भी ज़रूरत नहीं होगी, रंग को देख के वो आएगी, या फिर मकरंद होगा उसे वो बनाने के लिए, वो शहद के लिए ले जाएगी। लेकिन वायु और जल को ऐसी चीज़ रही ही नहीं, इसलिए इसको ज़रूरत पड़ती नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि रंग युक्त होते हैं और मकरंदहीन होते हैं, या न मकरंद भी नहीं होता है। ठीक है, ये जल और वायु परागण के लिए। फिर आगे देखिए, अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कर्म के कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब अधिकतर पुष्पीय पादप, ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन होता है? वो प्राणियों के यानी कि जीवों के लिए, जीवों को करते हैं। जैसे कि मधुमक्खी, भौरे, तितलियाँ, बर्र, चींटियाँ, शलभ कीट और पक्षी। पक्षी जैसे कि शकखोरा तथा गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी जो छोटा सा होता है, जिसे कोई कोई गौरैया भी बोलते हैं। गुंजन पक्षी एकमात्र पक्षी है जो आगे भी और पीछे भी उड़ सकता है, छोटा सा है, आपने कभी ना कभी देखा होगा। फिर आगे दिया था चमगादड़। चमगादड़ भी होता है, मतलब परागण कराता है, याद रख लेना। आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक है। आगे देखिए, प्राणियों में कीट पतंग, विशेष रूप से मधुमक्खी। जो मधुमक्खी है वो सबसे ज़्यादा कीट पतंग में क्या होती है? प्रधान जीवी परागण कर्मक है, तो सबसे ज़्यादा परागण करती है। ठीक है। फिर इसमें भी चित्र दिया हुआ है, हम देख लेते हैं इसका भी। ये जो चित्र है, ये मधुमक्खी के द्वारा परागण हो रहा है। वेलेस्नेरिया में जल परागण तो ऊपर दे ले, कीट परागण ये ब वाला जो है वो देख लेते हैं। फिर आगे दिया हुआ है, हम आगे पढ़ते हैं इससे। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ तक कि बड़े नर वानरगण के प्राणी लीमर या लेम्यूर, वृक्षवासी, शाकाचारी, कृंतक और यहाँ तक कि सरीसृप, गीको छिपकली तथा उपवन छिपकली भी कुछ प्रजातियों के पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं। प्रायः प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं।
अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन पूर्ण सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जैसे कि अपन देखे थे वायु और जल परागण में उनको ज़रूरत नहीं थी, वो रंगहीन थे, सुगंध भी नहीं था उनमें, मकरंद भी नहीं था। लेकिन इसमें रंगपूर्ण होंगे, पुष्प बड़े होंगे, सुगंध युक्त होंगे, मकरंद होंगे, तभी तो वो आएगा किसी को लेने के लिए। मतलब जैसे किसी को लड़की पसंद है भाई, तो मतलब एक अट्रैक्टिव दिखना पड़ता है लड़का तभी, या फिर लड़की वो इधर उधर हो सकता है। अब मतलब उसमें मत लेना। फिर आगे देते हैं, जब वो पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्पवृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं। प्राणी रंगों एवं अथवा सुगंध महक के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मधुमक्खियां एवं बीटलों से परागणित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों में भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मकरंद और परागकण फूलों द्वारा प्राप्त आम पारितोषिक है। क्या पारितोषिक है? तो वो मकरंद। ठीक है, ये पहले मतलब कि नीट में भी आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पारितोषिकों को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणी के भीतर प्राणी के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है, जो प्राणी पर परागित फूलों में प्रायः चिपचिपा होता है। जब परागकणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा करता है। ठीक है, फिर बाद में वो एक पौधे से दूसरे पौधे पे चले जाएगा तो परागण हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आगे? जो आगे है वो क्या है? कुछ, ठीक है, क्या है आगे देखिए। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण है एमर फेफोलस, एक लंबोत्तर पुष्प स्वतः लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। यही याद रख लेना, एमर फोफेलस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर बाद में ठीक ऐसा ही एक सहसंबंध शलभ की एक प्रजाति और यूका पादप के बीच होता है। यहाँ दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते। इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है, जबकि इसके बदले में वह शलभ द्वारा परागित होता है। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। मतलब कि कितना संबंध है देखो, दोनों को लाभ हो रहा है, नहीं तो फल भी नहीं फल पाएगा और उनके अंडे भी मतलब वो लार्वा भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्यों न आप निम्नलिखित पादपों या कोई भी जो उपलब्ध हो के पुष्पों का अवलोकन करें, जैसे खीरा, आम, पपीता, धनिया, पीपल, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, नींबू, यूकेलिप्टस, केला आदि। यह पता लगाने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं और क्या वे परागण कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न भिन्न समयों पर उन्हें देखना होगा। आप यह देखने की भी कोशिश करें कि क्या उस पुष्प तक जाने वाले भ्रमणकारी प्राणी तथा एक पुष्प की विशिष्टता के बीच कोई सहसंबंधता है या नहीं। परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आने वाले भ्रमणकर्ता प्राणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, जो परागण को पूरा करता है। बहुत सारे कीट या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं, अतः ऐसे आगंतुकों या भ्रमणकारियों को पराग, मकरंद, दस्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है। आप शायद परागण कार्यों को पहचान सके या न पहचान सके, पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करेंगे। मतलब कि जैसे कि बहुत सारी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि खीरा, आम, पपीता, फल, धनिया, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, बहुत सारे यूकेलिप्टस, नींबू दिए हुए हैं। उनके ऊपर अगर अब हम करेंगे तो उसमें कौन कौन से प्राणी आते हैं वो तो मतलब ये कह रहा है कि मतलब कि पहचान सके, यानी परागण कार्य को नहीं पहचान सके, लेकिन अब आनंद बहुत महसूस करेंगे। मतलब मज़ा आता है किसी भी काम करने के लिए, वही कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे क्या है? बाह्य प्रजनन युक्तियाँ। क्या है? बाह्य प्रजनन युक्तियाँ। ठीक है, वो क्या है? अधिकतर पुष्पी पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। आगे यह निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंत प्रजनन अवनमन होता है। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं पर परागण को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्त एवं वर्तिकाग्र ग्राहकता समकालिकता नहीं होती है, या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही परागण अवमुक्त कर दिए जाते हैं, या फिर परागों के झड़ने से काफ़ी पहले ही वर्तिकाग्र ग्राह बन जाता है। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, जिससे उसी
पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, दोनों ही युक्तियाँ स्वयुग्मन रोकती है। ठीक है, कब स्वयुग्मन रुकती है, कब नहीं रुकती, ये देख लेना। फिर आगे दिया है, अतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन स्व असमंजस्य है। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरन या स्त्री केसर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जाता है। स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हो, जैसे एरंड, मक्का, उभयलिंगाश्रयी, यह स्वपरागण को रोकता है, न कि सजात पुष्पी परागण को। ये इम्पोर्टेंट है, ये नीट PYQ में आ चुके हैं, मैं PYQ भी करवाऊंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा। ठीक है, कौन सा, ये उभयलिंग स्वपरागण को रोकता है, न कि सजात पुष्पी परागण। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तथ्य और कारण के सही वाले, सही है कि गलत है, वो सही साबित करता है कि नहीं, वही वाला। ठीक है, फिर दिया है आगे, अन्य बहुत सारी प्रजातियाँ जैसे पपीता में नर एवं मादा पुष्प भिन्न पादप पर होते हैं, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा या नर है, एक लिंगाश्रयी। यह परिस्थिति स्वपरागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है। फिर आगे दिया हुआ है, क्या दिया है आगे, पराग स्त्री केसर संकर्षण पारस्परिक क्रिया। यदि यह परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता है, ठीक उसी प्रजाति का सुयोग्य पराग वर्तिकाग्र तक पहुँचे। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं, जिसमें ये या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से। यदि वह स्वपरागण के अयोग्य है, स्त्री केसर में यह क्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग सुयोग्य है या फिर गलत प्रकार का अयोग्य है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, तथा क्या दिया हुआ है, तथा परागण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरन एवं वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। एक स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की सक्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो पराग कणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति विज्ञानियों ने स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना है तथा उनके बीच संकर्षण पारस्परिक क्रिया को अस्वीकृति या अस्वीकृति के अनुपालन से जाना है, मतलब अभी भी पता किया है। फिर आगे दिया है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सुयोग्य परागण के अनुपालन में परागकण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं, ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न है। पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। आप याद करें कि कुछ पादपों में परागकण दो कोशिकीय स्थिति में एक इकाई कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका झड़ते हैं, वो भी हम पहले पढ़ चुके थे। सबसे पहले जो वीडियो वाला था, इसमें जो चित्र है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या चित्र दिया हुआ है देख लीजिए, ये वाला चित्र रहा वो, कि इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है कि मतलब जैसे कि आपको मैं बता दूँ, जो परागण की प्रतिव्यासन तय है, ये वाली नलिका, इसके बारे में बताया गया है, पराग नलिका है। इसमें जो पराग नलिका है ये वाली, जैसे कि इसमें क्या बोला है, इसमें कि जो ये वाला है इसमें, ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें भी बताई गई है, अब आप देख सकते हो। फिर आगे देखते हैं, इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग 3 कोशिकीय स्थिति में होती है, वहाँ पराग नलिका शुरुआती से ही 2 नर युग्मकों को ले जाती है। पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है और तत्पश्चात तंतुमयी समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है। याद रख लेना, सहायक कोशिका में सबसे पहले जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दिया है, हाल ही के बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका से बीजांड द्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतु रूप समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देश देती है। कौन? तंतुमय समुच्चय कौन? वो सहायक कोशिका के ऊपर हिस्से पर उपस्थित होती है, तो वह दिशा निर्देश देती है किसको? तो पराग नलिका को, ठीक है, प्रवेश करने के लिए। ठीक है, आगे दिया है, वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि पहले भी बताया गया है, पराग स्त्री केसर संकर्षण एक वर्तिगतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ परागण को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालित सम्मिलित है।
अनुपालन सम्मिलित इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्री केसर संकर्षण के हेरफेर में यहाँ तक कि अयोग्य पराग से अपेक्षित संकरण जाति प्राप्त करने में मदद प्राप्त होती है। ठीक है, फिर आगे दिया है आप एक कांच की पट्टी ठीक है। स्लाइड पर जल शर्करा घोल 10% घोल की एक बूंद पर मटर चना चिपकी क्रोटाइलेरिया बालसम गुलमेहंदी तथा विनका सदाबहार के पुष्पों से कुछ पराग झाड़ कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी के साथ कर सकते हैं। स्लाइड पर इन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति लो पावर के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा पर रख कर अवलोकित करें। बहुत संभव है कि आप परागणों से निकली हुई पराग नलिकाओं को देख पाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो अगर आपके पास साधन है तो। फिर आगे दिया है एक प्रजनक भिन्न प्रजातियों के संकरण क्रॉसिंग में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को संदूषण अनापेक्षित परागों से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल बोरा वस्त्र तकनीक, बैगिंग टेक्निक द्वारा तथा विपुंसन तकनीक द्वारा पाई जा सकती है। देखेंगे कि जो बोरा वस्त्रावरण है वो विधि क्या है वो देखेंगे हम, वो भी परागण से संबंधित ही है। आगे क्या दिया है, यदि कोई मादा जनन द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा क्योंकि वो भी नीट में आता है। ठीक है, विपुंसन पुष्पों को उपयुक्त तो आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर पतले कागज की बनी होती है ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रकार को बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। जब बैगिंग बोरा वस्त्रावृत पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राहिता और को प्राप्त करता है तब नर अभिभावक से संग्रहित परागकोश के पराग को उस पर छिटका जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब आगे देखिए, आगे दिया है यदि मादा जनक एकलिंगी या पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राहिता बन जाता है तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा पराग करके पुष्प को पुनः आवृत रिबेगार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हमारा आज समाप्त होता है वीडियो और अगला हम पढ़ेंगे दोहरा निषेचन द्विनिषेचन अगले वीडियो में। तो आप सभी का धन्यवाद और यहाँ तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वीडियो आते रहेंगे तो आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़ी रहिए। आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।